आज के अरबती बाहर की ओर ढलान वाली छतें बनाते हैं। लेकिन 19वीं सदी के इन चट्टियार व्यापारियों ने अपनी छतें अंदर की ओर झुका दी ताकि वे सचमुच दुनिया भर की दौलत को कैद कर सकें। दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर राज करने वाले ये बैंकर साधारण घरों में नहीं रहते थे। उनके महल 70,000 वर्ग फुट तक फैले थे, व्हाइट हाउस से भी बड़े। उन्होंने वास्तु फॉर वेल्थ का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया। उन्होंने चेट्टिनाड आर्किटेक्चर को सिर्फ रहने के लिए नहीं, वास्तुशास्त्र में पानी ब्रह्मांडीय धन का प्रतीक है। इसलिए उन्होंने छत को ऐसे बनाया कि मानसून की हर बूंद सीधे घर के बीचों बीच बने आंगन, यह पानी भूमिगत टैंकों में जमा होता था, जिसे एरी कहते थे। उनका मानना था कि ऐसा करके वे वैश्विक पूंजी को अपने परिवार के भीतर खींच रहे हैं। इस दौलत को बढ़ाने के लिए उन्होंने खर्चों को सख्ती से कम किया। एक ही विशाल छत के नीचे करोड़पतियों की 4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। जैसा कि एक चट्टियार वंशज ने कहा था, हम इसलिए अमीर नहीं हैं क्योंकि हम ज्यादा कमाते हैं, हम इसलिए अमीर हैं क्योंकि हम कम खर्च करते हैं। इस समृद्धि को आकर्षित करने की शुरुआत घर की चौखट से ही हो जाती थी। वास्तु के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य प्रवेश द्वार हमेशा बर्मा टीक से बने इन विशाल दरवाजों पर धन की देवी गजलक्ष्मी की नक्काशी होती थी। लेकिन इन दरवाजों के पीछे जो खजाना था, उसकी सुरक्षा उन्होंने नाजी पुट्टू नाम का एक 9 चरण वाला मैकेनिकल पजल लॉक लगाया। यह एक ऐसा सुरक्षा, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात दरवाजे के बाहर थी। थिन्नाई, एक ऊंचा छायादार बरामदा जिसे उन्होंने दुनिया का सबसे आलीशान ओपनएयर बैंक बना। आज के अरबती हाई सिक्योरिटी ऑफिस में छिपते हैं, लेकिन चट्टियार व्यापारी अपने घर के बरामदे से ही ब्रिटिश साम्राज्य और स्थानीय राजाओं को भारी भरकम कर्ज देते थे। यहीं बैठकर बर्मा, सीलोन और मलेशिया के व्यापारिक मार्गों का प्रबंधन किया जाता था। यह उनके प्राचीन व्यापारिक रहस्यों, एंशिएंट बिजनेस सीक्रेट्स, का आधुनिक वास्तु दिशाओं पर अटका रहता है। लेकिन चट्टियारों ने बिहेवियरल जोनिंग का इस्तेमाल किया। थिन्नाई, यह एक ऐसा अर्धसार्वजनिक क्षेत्र था जहां वे ग्राहकों को परखते थे और करोड़ों के सौदे करते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यापारिक दुनिया कभी उनके परिवार की निजता को भंग न करे। बाहर वे दुनिया को कर्ज देते थे, लेकिन घर के अंदर, वास्तु के बिल्कुल सटीक केंद्र में, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया था जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर। आज के अरबती अपने घरों को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए बनाते हैं, लेकिन चट्टियार व्यापारियों ने इसके बिल्कुल विपरीत किया। उनके 70,000 वर्ग फुट के विशाल महलों की छतें बाहर की बजाय अंदर की तरफ ढलान लिए हुए थी। यह कोई गलती नहीं थी। वास्तुशास्त्र में जल ही ब्रह्मांडीय धन है। मानसून की हर बूंद को वे घर के बीचों बीच बने मुत्रम में खींच लेते थे। यह पानी भूमिगत टैंकों में जमा होता था, जिन्हें एरी कहते थे। उनका मानना था कि इस तरह वे वैश्विक पूंजी को घर में कैद कर रहे हैं। यह मुत्रम घर का ब्रह्मस्थान था। आज के वास्तु विशेषज्ञ इसे ऊर्जा के प्रवाह के लिए खाली छोड़ने की सलाह देते हैं, लेकिन चट्टियारों ने इसे एक थर्मल चिमनी की तरह इस्तेमाल किया। यह बिना बिजली के इन विशाल महलों को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखता था। धन को आकर्षित करने का यह विज्ञान घर की दहलीज से ही शुरू हो जाता था। मुख्य द्वार हमेशा पूर्व दिशा की ओर होते थे।
बर्मा टीक से बने इन दरवाजों पर धन की देवी गजलक्ष्मी की नक्काशी होती थी। लेकिन इन दरवाजों के पीछे का रहस्य और भी गहरा था। खजाने की सुरक्षा के लिए इन दरवाजों में नाझी पूट्टू नामक नौचरणों वाला एक बेहद जटिल और यांत्रिक ताला लगा होता था। घर के बाहर एक उठा हुआ बरामदा होता था जिसे थिन्नाई कहते थे। यह दुनिया का सबसे शानदार ओपन-एयर बैंक था। यहीं बैठकर उनके मुनीम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय राजाओं को कर्ज बांटते थे। यह व्यवहारगत जोनिंग का एक अचूक उदाहरण था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि व्यापारिक सौदे बाहर ही हों और वाणिज्य का शोर कभी भी उनके परिवार की निजता को भंग न कर सके। असली वेल्थ वास्तु तो घर के दक्षिण पश्चिम कोने में छिपा था, जिसे कन्नी मूलाई या कुबेर का स्थान कहा जाता है। यहाँ उन्होंने कोई भाग्यशाली पौधे नहीं रखे। इसके बजाय उन्होंने अपने सोने और हीरो की सुरक्षा के लिए बिना खिड़कियों वाले अभेद्य वॉल्ट बनाए। इन तिजोरियों को उल्लारई कहा जाता था। यह कोई जादू नहीं था, यह पूर्ण सुरक्षा लागू करने के लिए स्थानिक विज्ञान का शानदार उपयोग था। खर्च कम करने और व्यापारिक पूंजी बढ़ाने के लिए इन विशाल छतों के नीचे एक ही परिवार की 4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। उनका साम्राज्य अजेय लग रहा था। लेकिन फिर 1929 की महामंदी आई और इस वास्तु विज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। एक समय बर्मा की 25% निजी जमीन सिर्फ इसी समुदाय के पास थी। लेकिन 1929 की महामंदी ने इस सुनहरे साम्राज्य की जड़ें हिला दी। दुनिया भर से इटालियन मार्बल, बेल्जियम के झूमर और जापानी टाइल्स का आना अचानक रुक गया। विदेशी व्यापार ठप पड़ गया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने बर्मा पर हमला कर दिया। चेट्टियार व्यापारियों की विदेशी संपत्ति रातों रात खाक हो गई। अब सवाल यह था कि 70,000 वर्ग फुट की इन विशाल हवेलियों को बिना विदेशी पैसे के कैसे बचाया जाए। यहीं पर उनके वास्तु विज्ञान, वास्तु फॉर वेल्थ, ने उन्हें बचाया। उन्होंने आयात बंद किया और अपनी भव्यता को स्थानीय रूप दे दिया। जब इटालियन मार्बल खरीदना नामुमकिन हो गया, तो उन्होंने खुद की लक्जरी टाइल्स का आविष्कार किया। इन्हें अथंगुड़ी टाइल्स कहा गया। ये टाइल्स किसी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि स्थानीय मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से हाथों से बनाई जाती थी। यह संकट में जन्मी एक कला थी। यह सिर्फ एक विकल्प नहीं था, बल्कि चेट्टीनाद आर्किटेक्चर का एक नया अध्याय था। इन टाइल्स ने हवेलियों को एक नई पहचान दी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उनकी दीवारों में छिपा था। भयंकर गर्मी में इन महलों को ठंडा कैसे रखा जाए? इसके लिए उन्होंने मुथुपूच्चू नामक एक खास प्लास्टर का इस्तेमाल किया। इसे अंडे की सफेदी, पिसे हुए समुद्री शंख और चूने से बना इस मिश्रण ने दीवारों को शीशे जैसी चमक दी और बिना बिजली के घर के तापमान को नियंत्रित रखा। यह एंशिएंट बिजनेस सीक्रेट्स का हिस्सा था। महामंदी ने दुनिया भर के अमीरों को सड़क पर ला दिया था। लेकिन चेट्टियार समुदाय अपने इस आत्मनिर्भर वास्तु के कारण टिका रहा। उनका वास्तु केवल दिशाओं का खेल नहीं था। यह पर्यावरण, अर्थशास्त्र और भौतिक सुरक्षा का एक सटीक विज्ञान था, प्रॉस्पेरिटी डिजाइन का असली रूप। आज भी तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में ये हवेलियां शान से खड़ी हैं। ये सिर्फ ईंट और पत्थर के ढांचे नहीं हैं। ये उस दौर की गवाही देते हैं जब एक व्यापारी समुदाय ने हवा, पानी और प्रकाश को अपनी तिजोरी का हिस्सा बना लिया था। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सच्ची दौलत सिर्फ कमाने में नहीं है,
असली कला उस दौलत को सहेजने और पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने में है। चेट्टीनाड के ये महल आज भी खामोशी से कहते हैं, साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन सही नींव पर खड़ी इमारतें हमेशा अमर रहती हैं।